नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम हरियाणा की राजनीति के उस सबसे बड़े सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या हरियाणा की राजनीति में अब जाट नेतृत्व का दौर खत्म हो रहा है और गैर जाट राजनीति निर्णायक हो रही है या हो चुकी है, या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है? दोस्तों, सवाल कई हैं और जवाब बेहद पेचीदा, क्योंकि हरियाणा की राजनीति पिछले 50 साल से जाट और गैर जाट समीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही है। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव ने पहली बार ऐसा परिदृश्य खड़ा कर दिया है कि चुनाव के करीब 10 महीने बाद भी जाट राजनीति का भविष्य सवालों के घेरे में है। कांग्रेस हार चुकी है, इंडियन नेशनल लोकदल अपने जनाधार की तलाश में है, जेजेपी मुश्किल में है और भारतीय जनता पार्टी ने जाट बहुल सीटों पर भी अपनी रणनीति के बल पर सेंध लगा दी है। तो आज का बड़ा सवाल, क्या 2029 में हरियाणा को फिर से जाट मुख्यमंत्री मिलेगा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का युग खत्म हो चुका है? क्या इंडियन नेशनल लोकदल खोया हुआ जनाधार वापस ला पाएगी? क्या दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी अब जाटों के लिए भरोसेमंद पार्टी नहीं बची है? आइए दोस्तों, इन सभी समीकरणों और सवालों को जवाबों के जरिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि इंडियन नेशनल लोकदल का वाकई अपने जाट वोट बैंक को फिर से हासिल करने का क्या समीकरण है, क्या रणनीति है और क्या वो इन वोट को हासिल कर पाएगी, इस वोट बैंक को अपने पास दोबारा खींच पाएगी? दोस्तों, सबसे पहले इनेलो की बात करते हैं। 2024 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 2019 में सिर्फ एक सीट, 2024 में सिर्फ 2 सीट, यानी कि राजनीतिक हाशिए पर खड़ी है ये पार्टी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनेलो अब भी उम्मीद जगा रही है? जवाब है शायद हाँ, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में इनेलो की जनसभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, उससे संकेत मिल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के जो जाट मतदाता कांग्रेस से नाराज हो गए थे, वो फिर से इंडियन नेशनल लोकदल की ओर झुक सकते हैं। इसलिए शायद कलायत की जनसभा में अभय सिंह चौटाला ने सीधे निशाना भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साधा। उन्होंने कहा, भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लाने की असली वजह हुड्डा और दीपेंद्र की जोड़ी है। क्या यह सीधा संदेश उन जाट मतदाताओं के लिए नहीं था जिन्होंने हुड्डा के नाम पर कांग्रेस को वोट दिया था? अभय सिंह चौटाला जानते हैं कि कांग्रेस की हार के बाद जाट समाज में एक असंतोष है और यही असंतोष इंडियन नेशनल लोकदल की सबसे बड़ी उम्मीद है। इनेलो का वोट बैंक परंपरागत तौर पर सिरसा और बांगर बेल्ट से जुड़ा रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में ये वोट कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी में बट गया था। अब इंडियन नेशनल लोकदल उसी जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रही है। रोहतक में 25 सितंबर को होने वाली इंडियन नेशनल लोकदल की रैली भी इसी रणनीति का हिस्सा मानकर चला जा सकता है। रोहतक, जो कि हुड्डा का गढ़ माना जाता है, क्या इनेलो अब सीधे हुड्डा को चुनौती देने की तैयारी कर रही है? और दोस्तों, ये सिर्फ रैलियों की बात नहीं। इनेलो ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में एसवाईएल नहर कानून व्यवस्था, किसानों की फसल का मुआवजा, बिजली की दरें, स्कूलों में खाली पड़े अध्यापकों के पद का मुद्दा उठाकर साफ कर दिया है कि वो जनता के मुद्दों पर आक्रामक होने जा रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या जनता इनेलो को फिर से मौका देगी या जनता उसी तरह इनेलो के साथ जुड़ेगी जो कभी चौटाला साहब के राज में होता था या उनके कार्यकाल के दौरान होता था? क्या चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की विरासत अभी भी इतनी मजबूत है कि इनेलो फिर से खड़ी हो सके? दोस्तों, सवाल यह भी है कि कांग्रेस में हुड्डा का भविष्य क्या है? अब बात कांग्रेस की करनी जरूरी है। सभी जानते हैं कि बीता विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ा झटका रहा। सीटें जरूर बढ़ी, लेकिन सत्ता हाथ से निकल गई और अब हार के 10 महीने बाद भी कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष तक नहीं चुन पा रही है। क्या यह सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कमजोरी नहीं है? क्योंकि हरियाणा कांग्रेस पिछले 2 दशक से सिर्फ हुड्डा के इर्द गिर्द घूम रही है।
दोस्तों याद कीजिए 2005 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, तब पार्टी अध्यक्ष भजनलाल थे, लेकिन आला कमान ने मुख्यमंत्री हुड्डा को बनाया। यानी हुड्डा ने 2 दशक तक कांग्रेस की जाट राजनीति का चेहरा बने रहना सीखा और दिखाया। लेकिन आज हालत यह है कि गैर जाट लामबंद हो गए हैं। 2014 की पानीपत की रैली याद कीजिए। इस रैली में हुड्डा ने कहा था, मैं पहले जाट हूं, बाद में मुख्यमंत्री। क्या यह बयान कांग्रेस की जातीय राजनीति को और कमजोर करने वाला साबित नहीं हुआ? क्योंकि उसके बाद से गैर जाट वोट धीरे धीरे कांग्रेस से कहीं ना कहीं दूर होने लगे थे। 2024 में कांग्रेस की रणनीति जाट वोट बैंक पर टिकी थी, लेकिन क्या सिर्फ जाटों के सहारे सत्ता में पहुंचा जा सकता है? नतीजे कहते हैं नहीं। उचाना कला, सफीदो, गोहाना जैसी जाट बहुल सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और गैर जाट उम्मीदवार जीते। यानी बीजेपी की रणनीति सफल रही। अब आलम यह है कि विधानसभा में जाट विधायकों की संख्या घटकर 22 रह गई है। 2014 में 25, 2019 में 24 और अब 22। इसमें कांग्रेस के 12, भारतीय जनता पार्टी के 6, इंडियन नेशनल लोकदल के 2 और 2 निर्दलीय। क्या यह संकेत नहीं है कि कांग्रेस का जाट कार्ड अब कमजोर हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, क्या हुड्डा के बाद कांग्रेस के पास कोई दूसरा जाट चेहरा है? अगर नहीं है तो क्या कांग्रेस गैर जाट नेतृत्व को सामने लाएगी? और अगर हां, तो क्या जाट समाज कांग्रेस से दूरी बना लेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। प्रदेश की राजनीति में एक सवाल और आजकल प्रमुखता के साथ पूछा जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी क्या बची हुई है? दोस्तों अब आते हैं दुष्यंत सिंह चौटाला की जननायक जनता पार्टी पर। 2019 में बनी ये पार्टी जाट युवाओं की उम्मीद बनी थी, लेकिन बीजेपी को समर्थन देने के बाद उसकी छवि को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। 2024 में जब जेजेपी को बीजेपी ने सरकार से बाहर कर दिया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जाट समाज को लगने लगा था कि जेजेपी ने चौधरी देवीलाल की नीतियों से समझौता कर लिया। अभय सिंह चौटाला भी लगातार यही कहते रहे कि जेजेपी ने देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया। तो क्या ये आरोप बेवजह है? कहा जा सकता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि जेजेपी का पूरा जनाधार जाट वोट पर ही टिका हुआ था और अब वही वोट कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल में बंटकर जेजेपी को लगभग खाली कर चुके हैं। उचाना और कैथल की रैलियों में जिस तरह से लोग इंडियन नेशनल लोकदल के मंच की तरफ आ रहे थे, उससे साफ है कि जननायक जनता पार्टी का जनाधार और अधिक खिसक सकता है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या दुष्यंत चौटाला 2029 तक पार्टी को बचा पाएंगे? क्या जेजेपी सिर्फ हिसार और आसपास तक सीमित होकर रह जाएगी? बात बीजेपी की रणनीति और गैर जाट समीकरण की होनी भी बेहद जरूरी है दोस्तों। एक अहम पहलू यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में गैर जाट समीकरण को मजबूत कर दिया। ओबीसी, ब्राह्मण, पंजाबी और दलित, इन सभी वर्गों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कांग्रेस से बेहतर रहा। जाट बहुल सीटों पर गैर जाट उम्मीदवार उतारने की रणनीति ने चौंकाने वाले नतीजे दिए। उचाना कला में पहली बार ब्राह्मण उम्मीदवार जीते, हालांकि अभी उनकी जीत को लेकर हाईकोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। गोहाना से भी गैर जाट विधायक चुने गए। क्या यह साफ संकेत नहीं है कि हरियाणा की राजनीति बदल रही है? दोस्तों तस्वीर साफ है। इंडियन नेशनल लोकदल फिर से अपने खोए हुए जाट वोट बैंक को पाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस अपने ही नेतृत्व संकट में उलझी हुई है और हुड्डा के बाद का रास्ता तय नहीं कर पा रही है। जननायक जनता पार्टी मानो जाट समाज का भरोसा खो चुकी है और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी गैर जाट समीकरण पर सवार होकर सत्ता में बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या जाट राजनीति का भविष्य खत्म हो गया है? दोस्तों राजनीति में कोई भी समीकरण स्थायी नहीं होता। आज जो कमजोर है कल वही मजबूत हो सकता है। हरियाणा की राजनीति में जाट अब भी 20% से ज्यादा है, तो ये कहना गलत होगा कि जाट राजनीति खत्म हो गई है। हाँ, इतना तय है
कि सिर्फ जाटों के सहारे कोई भी पार्टी अब सत्ता तक नहीं पहुंच सकती। जाट और गैर जाट का संतुलन ही हरियाणा की सत्ता की असली कुंजी बनता जा रहा है। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।